नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज और जिसमें हम पढ़ते हैं सारी की सारी ट्रिकी वीडियो है ये। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि एमपी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनकी स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। और इनसे दोस्तों हर परीक्षाओं में जो भी अगर एमपी पीएससी एमपी एसआई इस टाइप के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है हर परीक्षाओं में। तो दोस्तों ये सन वन याद करना, इनकी स्थापना वर्ष याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। बच्चा बार बार रट लेता है लेकिन उसको याद नहीं होता है। तो आज हम ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि आपको कोई नींद में उठा के भी पूछेगा ना कि भाई यार इसका स्थापना वर्ष कौन सा, या कब इसकी स्थापना की गई थी, किस साल इसकी स्थापना की गई थी, तो आप नींद में भी बताने वाले हो। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हो, लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, तो इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में, यानी कि ये संस्थान कहाँ पे, भोपाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 1995। तो आपसे खास कर ये वर्ष पूछा जाता है। आपने कितनी बार पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन याद हुआ क्या, ईमानदारी से भूल जाते हैं यार। इतने सारे संस्थान होते हैं ना, तो इतने सारे ईयर्स होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि यार किसका क्या है। तो हम आज ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जैसे आपको ये वर्ड दिया ना, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, तो इसी वर्ड को, क्योंकि एक एग्जाम में दिया रहेगा कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ है, ऐसा लिखा रहेगा, तो हम इसी से ट्रिक निकालेंगे और आपको ये 1995 याद कराना। अब 19 से तो हमें याद नहीं करना, हमें तो लास्ट लास्ट के दो वर्ड याद करना है, 95, क्योंकि 1900 तो 90% रहता ही है। जिसमें अलग रहेगा वो मैं बता दूंगा, है ना भाई, सही बात है ना। तो देखो, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल तो यार राजधानी है, तो ये तो आपको याद ही रखना है, इसमें क्या करना है। अब हम इसको 1995 कैसे रिलेट करें हमारे। देखिए दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस कब ला सकते हैं, जब आप जैसे मान लो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़े, आप दे धनाधन 95-95% मार रहे, तभी तो आपकी पढ़ाई एक्सीलेंस कहलाएगी ना यार। वही 60-65 नंबर आपके हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो आपके लिए एक्सीलेंस एजुकेशन नहीं हुई। एक्सीलेंस एजुकेशन के लिए हर एक बच्चे को कितना लाना चाहिए, 95। बोले सर 95 ही क्यों, अरे 95 यार, देखो 95 लग रहा ना कि हाँ यार इतना ही लाना चाहिए, तभी जाके एक्सीलेंस कहलाएगा। तो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कैसे याद रहेगा आप, 95। हर बच्चा हर क्लास में 95 लाए, तभी तो वो उत्कृष्टता कहलाएगी ना, उस तभी तो उसकी उच्च शिक्षा कहलाएगी ना दोस्तों। हर बच्चा, अभी आप तैयारी करो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें हर एक में आपका कट ऑफ अगर 95 आ रहा है हर एग्जाम में, तो आपकी शिक्षा उत्कृष्टता कहलाएगी, यानी कि हायर, क्या बोलेगी, एक्सीलेंस एजुकेशन। ओके, ऐसे करके याद रहेगा ना भाई, ऐसे करके याद रख सकते हो, बाकी आपको रटना है तो रट सकते हो यार, मैंने तो ऐसे करके याद कर लिया। तो आप जब भी एग्जाम में देखोगे ना, आप उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान या इंग्लिश में पढ़ लेना, है ना, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, तो देखते ही से आपको ये 95 याद आ जाएगा। क्योंकि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना बातें, कि हाँ यार उत्कृष्टता लाने के लिए, एक्सीलेंस लाने के लिए हर एक बच्चे को यार हर एक मॉक टेस्ट में 95 नंबर आना चाहिए, तभी तो मेरी तैयारी सही है, वरना तैयारी वैयारी नहीं है आपकी, नाटक कर रहे हो आप। ओके, अब चले अगले वाले पे, चलते हैं अब अगले वाले पे। तो अगला हमारा प्रश्न है कि जैसे अब है मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। उसकी 95 में, इसकी 1960 में। अब याद कैसे रखना, फिर से वही मैं बोल रहा हूँ कि इस मौलाना आज़ाद कॉलेज, ये जो यहाँ लिखा ना, ये जो वर्ड लिखे ना, इसी से हमें पूरा रिलेट करना है। किससे करना, इस मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से ऐसा रिलेट करना है कि ये 1960 याद आ जाए। 1900 तो याद नहीं हो, सिर्फ हमें ये 60 याद रह जाए। तो कैसे, देखिए दोस्तों, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पहले आप बचपन में स्कूल में पढ़ के यहाँ तक आए होंगे, अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत सारे, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, फिर गवर्नमेंट जॉब करेंगे, फिर अपनी शादी करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी का जो भी जिम्मेदारियाँ होंगी वो निभाएंगे, है ना। तब तक आपको काम ही काम करना है, और जब आपकी 60 साल की एज हो जाएगी, जब जाकर आप जो भी नौकरी करोगे उससे रिटायरमेंट लोगे। हाँ या ना, बिल्कुल सही है ना। आपके लिए ले लो, आप तो दूर की बात मत सोचो, सिर्फ आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सोचो। दुनिया जाए तेल लेने, समझ में आए, तो आप अपने लिए सोचो। तो आप 60 की साल में जाकर आपको क्या है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलेगी, फिर बोलेगी यार अब नहीं करना यार।
तो 60 देखो यहाँ लिखा 1960, तो हम 60 में जाकर आपको देखिए यहाँ लिखा आज़ाद, तो 60 साल की आयु में जाकर आप आज़ाद होंगे अपनी जिम्मेदारियों से। बिल्कुल सही है ना? अभी आप पढ़ोगे फिर गवर्नमेंट जॉब लोगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? एकदम गलत है क्या? गलत हो तो नीचे कमेंट कर देना है। तो ऐसे करके आप मौलाना आज़ाद, हमें तो आज़ाद याद करना, आला आज़ाद कॉलेज ऑफ, अभी हम पढ़ सब कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आज़ाद करके हम ऐसे याद कर सकते हैं। चलो मौलाना के लिए भी बना लेते हैं। देखिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, देखिए है ना, हम सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारे होंगे देखिए, मौलवी देखे होंगे, मौलाना देखे होंगे। मौलवी व मौलाना कोई भी मुसलमान या कोई भी जो हमारा मुसलमान भाई बंधु है वो कब बनता है? जब लगभग 90% जिनकी आयु 60 साल की हो जाती है। आपने कहीं मस्जिद में कहीं भी दरगाह पे मौलाना या मौलवी साहब किसको देखे होंगे? जिनकी आयु लगभग 60 साल की हो चुकी होगी वही बनते हैं। सही बात है ना? और हम लोग भी हिंदू धर्म में भी ऐसे ही होता है भाई, जब तक हम 60 साल के नहीं हो जाते तब तक चारों धाम की यात्राएं वात्राएं ये वो नहीं करते हैं, जब तक पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है यार, आज़ादी मिलती ही नहीं हमें। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि भैया 60 साल 60 साल 60 साल याद रहेगा ना? 1960। ये इतनी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि परीक्षा में आपको याद आ जाए ये बातें। और 100% अभी तो आप टाइम लगो, अभी तो आपको लगेगा यार क्या कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, एक प्रश्न भी मेरी वजह से आपको बनने वाला है ना, तो आप बाद में आके थैंक यू बोलने वाले हो मुझे। तो याद करने का यही तरीका होता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता मेरे भाइयों। ठीक है, याद हो रहा ना? अब चले अगली वाली स्लाइड पे, चलो चलते अगली स्लाइड पे। अब जैसे अगला है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर कैसे याद रखना? क्योंकि अटल बिहारी ग्वालियर से था, उनका जन्म कहाँ से था? ग्वालियर से हुए थे, और ये हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सबको मालूम है ना कौन से नंबर के? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, सबको पता है। अब इस इनके नाम पे एक संस्थान बना हुआ है जिसका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1997। तो 19 तो भूल जाओ, हमको तो ये 97 याद रखना। तो एक बात बताओ, इधर आओ, सबके सब पास में आओ। जो अटल बिहारी थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, दोस्तों उनकी शादी नहीं हुई थी। हुई थी क्या? आप ही बताओ, हुई थी क्या? तो उनके बारे में एक सूचना बताऊं मैं आपको। देखिए ये सूचना, देखिए लिखा नहीं यहाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक शादी नहीं हुई थी, ये आपके लिए सूचना है, किसी को मत बताना, ठीक है? और जब जिसकी शादी नहीं हुई तो एक बताओ उनकी संतान होगी क्या? संतान बे, उनकी कोई संतान नहीं थी बे। आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, किसी को बताना मत भाई। जिसकी शादी नहीं होती उनकी कोई संतान होती है क्या? तो ये संतान बे ऐसे याद कर लो आप। बोले उनकी कोई संतान नहीं थी। 97 संतानवे बोलेंगे ना इसको हिंदी में। समझ में आ रहा ना? मैंने बोला 1900 तो याद ही नहीं करना है, ये 97 याद रखना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं करी थी, तो उनके बारे में क्या सूचना है? कि शादी नहीं करी थी तो उनकी संतान भी नहीं हुई थी। तो ये लिखा था 97। उनकी संतान, किसी से बोलना अपने फ्रेंड से, पता है अटल बिहारी की वाजपेयी की शादी नहीं हुई थी तो उनकी कोई संतान वंतान नहीं थी बे। ऐसे करके दोस्तों से तो ऐसे बात कर सकते हो ना। मैं तो आपको इस लहजे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने दोस्तों से ऐसे तो बता सकते हो ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की शादी नहीं हुई थी तो उनकी कोई संतान वंतान नहीं थी बे। समझ में आ रहा है तुझे? अपने दोस्त से बात करना, मेरी मत समझना, नहीं तो मेरे से बोलो कि आप सर ऐसी बात कर रहे हो। समझ में आ रहा ना? ऐसे करके याद कर लेना यार, याद करने का बहुत आसान तरीका है। ऐसे ये बातें रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो याद रहता है। ये मैं खुद दोस्तों, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को ना ऐसे सब याद रहता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ बात को। ठीक है, अब चले अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स बोलते हैं। अरे यही एम्स अभी कोरोना वोरोना के चक्कर में इतने हाईलाइट में है यार। कहाँ है इसका मुख्यालय? भोपाल में। अभी तो बना है 2012, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अब हम इसको कैसे याद रखें? याद रखने का एक काम करते, देखिए यहाँ पे लिखा एम्स, तो एम्स को हम कैसे करते? देखिए आपने ऐसा एम का मतलब सुना है? AIM। एम का मतलब क्या होता है? हमारा उद्देश्य, टारगेट। तो दोस्तों हमारे जीवन में ना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जीवन में ना आपके जो एम्स होते हैं ना वो 20 नहीं होने चाहिए यार। 20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एम्स या सारे के सारे गोल आप अचीव नहीं कर सकते हो। सिर्फ जो बहुत हाईलाइट, बहुत मोस्ट IMP कितने होने चाहिए? 1 या 2 ही होने चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा होंगे तो आप पूरे ही नहीं कर पाएंगे अपने एम्स। सही बात है ना? आपके जो गोल होंगे 20 होंगे तो नहीं कर पाओगे उसको अचीव। अगर 1-2 होंगे तो 100% कर लो। एक में फेल हो जाओगे लेकिन दूसरे में फेल नहीं होगा। तो आपको ये एम से रिलेट करना है कि भैया हमारे जो एम होते हैं ना, यानी AIM, एम यानी क्या होता है? उद्देश्य। तो जो हमारे उद्देश्य होते हैं ना वो 20 नहीं होने चाहिए।
ऐसा नहीं 20-25 अपने इकट्ठा कर लिए, नहीं 20 नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1-2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1-2 होने चाहिए ताकि हम उसको हासिल कर सके, उसको अचीव कर सके। तो बताओ याद रहेगा ना, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स लिखा रहेगा तो आप तो अब देखिए, अभी इसका इंग्लिश तो आप कर ही सकते हो और वहाँ से आप मीनिंग निकाल लोगे कि यार इसका मतलब तो एम्स होता है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का मतलब क्या होता है? एम्स होता है। एम्स होता है तो आप एम्स को एम में याद कर लो, हो जाएगा। बहुत आसान है। और कोई ट्रिक हो तो बता सकते हो, बाकी मैंने तो ऐसे करके याद कर लिया और काम चल जाता है यार, बहुत आसानी से याद हो जाता है। ऐसे ही मज़ा। और इतनी बार मैंने कितनी बार रट्टा मारने की कोशिश की, कभी नहीं हुआ यार। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे करके याद किया करो। ओके, चले अब अगली वाली स्लाइड पे। चलो, मज़ा आ रहा ना, बस मज़ा आना चाहिए। तो ये हमारा अगला संस्थान रहा जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। तो देखिए, कृषि याद हो जाएगा तो मृदा भी याद हो जाएगा, क्योंकि कृषि में ही तो मृदा है। देखिए, किसानों का संबंध मिट्टी उनके लिए सोना होता है, सीधी सी बात है। तो दोनों की दोनों स्थापना हुई थी, दोनों का मुख्यालय भोपाल में और दोनों की स्थापना हुई थी 1988। तो आप एक ही याद कर लो, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इससे मृदा रिलेट कर लेना। ओके, कर लोगे ना? अब देखो दोस्तों, कृषि यानी कि कृषि से आपको रिलेट करना है हमारे किसान भाई। किसान भाई, आप भी किसान के बच्चे होंगे, जैसे हम भी किसान के बच्चे हैं, तो आप भी किसान के बच्चे हो। तो दोस्तों, अभी किसानों की स्थिति ना बहुत ही दयनीय है यार। कुछ तो सरकार की लापरवाही मान लो या कुछ भी कर लो, लेकिन अभी है ना, किसानों का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाहे सरकार कितनी अच्छी स्कीम लेके आए, कुछ भी लेके आए, अभी किसान लोगों को अपनी खेती के लिए दोस्तों कम से कम रात में 8 घंटे, सुबह 8 घंटे, यानी 8-8 घंटे काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा, अच्छा आप किसान के बच्चे हो, आप जैसे कि गेहूँ की जो खेती करते हो, उसमें जो हम पानी देते हैं गेहूँ को, पौधे को, जो पानी की जो सिंचाई करते हैं हम, तो रात में 8 घंटे लाइट मिलती है, दिन में 8 घंटे लाइट मिलती है। लेकिन सरकारें नहीं चाहती कि 16 घंटे इकट्ठा दे दे, कभी नहीं चाहती है। तो किसान लोग बेचारे दिन रात 8-8 घंटे काम करते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करके आप घर आ जाते हो, लेकिन किसान हमेशा 12 महीना बेचारा 8-8 घंटे ड्यूटी करता है। कितनी घंटे ड्यूटी करता है? 8-8 घंटे करता है। 8-8 तो मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही करता है, लेकिन मिनिमम 8-8 घंटे तो ड्यूटी करता ही करता है अपनी। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप देखिए, यहाँ लिखा 88, 8-8, लास्ट में लिखा ना 8-8। तो कृषि से आप ऐसे करके रिलेट कर लोगे। तो इनके लिए यार अनुसंधान होना चाहिए, इनके लिए थोड़ी सी कोई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ताकि इनकी स्थिति पे भी थोड़ा सा इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। किसान ही तो अन्नदाता होता है यार, अगर ये रूठ गया तो सब कुछ रूठ गया, इकोनॉमी डंप हो जाएगी, ये लिख के ले लो। तो समझ में तो आ रहा है ना आपको? बस समझ में आना चाहिए। ईमानदारी से अभी तक वीडियो किसने किसको अच्छा लगा, लाइक करो पहले तो, ठकाठक जल्दी करो, शाबाश शाबाश शाबाश। और दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे ना, मैं अच्छी से अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा। आप इस वीडियो को अपने 10-10 दोस्तों में शेयर करो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए। और इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और एग्ज़ाम से पहले सारी की सारी आप ट्रिक से सीख जाओ। अभी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, प्री का 2025 में, इसके बाद 3-4 महीने बाद फिर से होने वाला है प्री का ही, तो बल्ले बल्ले इस बार तो याद कर लो यार, आपके लिए फ़ायदे की बात है। इसी प्रकार चैनल पे आप जाओगे ना, वर्मा जी टेक्निकल पे, प्ले लिस्ट में जाना, ट्रिक की एमपी जीके ट्रिक की प्ले लिस्ट बनी हुई है, खेल के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, ट्रिक के साथ, खिलाड़ियों की ट्रिक के साथ प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप जाके देखो, याद करो, पढ़ के जाओ, एक बार देखो, फिर मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।